आज 9 जनवरी। 9 जनवरी को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस। और कल कौन सी तारीख थी? 8 जनवरी। और 8 जनवरी को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? द अर्थ रोटेशन डे। ठीक है। और दोनों ही दिन ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। द अर्थ रोटेशन डे, ये भी आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। प्रवासी दिवस यानी प्रवास से रिलेटेड, ये भी आपका ज्योग्राफी का ही विषय है ये। ठीक। तो एक वैज्ञानिक थे लियोन फैकहोल्ट। क्या नाम था इनका? लियोन फैकहोल्ट। कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। इन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इन्हीं का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1851 को हुआ था ये। और ये जो वैज्ञानिक थे कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे। देखिए 470 ईस्वी पूर्व से अगर बात करें हम लोग, तो 470 ईस्वी पूर्व से पहले यानी बात थी, तो वहां पे ये तो माना जाता था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर तो घूमती है, लेकिन ऑर्बिट की बात नहीं की गई थी। ध्यान रखिएगा, 470 ईसा पूर्व के पहले की अगर बात करें हम लोग, जब अरस्तु और प्लेटो के समकालीन की बात है वो, तो उस समय ये मान्यता थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक ना? अक्ष पर घूमने का मतलब कि कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने अक्ष पर घूम करके क्या कर रहे हैं? बंसी बजा रहे हैं। यानी इस तरह से तो हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं था कि पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्योंकि वहां पर जियोसेंट्रिक थ्योरी प्रचलित थी वो। यानी पृथ्वी को बीच में स्थिर बताया गया था, और वो बताया गया कि अपने अक्ष पर तो घूम रही, लेकिन किसी की परिक्रमा नहीं कर रही है। और इसी का खंडन है आगे चल करके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने किया था, 2000 वर्ष के बाद किया था। किसने किया था ये स्टार्टिंग हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का? कॉपरनिकस ने किया था। कब किया था ये? कॉपरनिकस। इसने जो थ्योरी दिया था हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक 1543 ईस्वी में ये आया था ये। ठीक। तो कॉपरनिकस ऐसा पहला विद्वान था जिसने ये बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बीच में, बल्कि क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है ये। और लियोन फैकहोल्ट क्या बताते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है उसके बारे में बता रहे हैं ये। तो अगर बात आती है कि मान लीजिए कि पृथ्वी अपने अर्थ पर रोटेशन करना अगर बंद कर दे, क्या हो सकता है? कि ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर जो घूम रही है ऐसे ये, तो क्या हो सकता है? हाँ, जैसे जो फेस सूर्य के सामने होगा तो वहां पे केवल दिन तो दिन ही रहेगा, और जहां पे रात होगी तो रात ही रहेगा ये। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये जो स्थिति होगी ये कुल कितने समय तक पाई जाएगी? 6 महीने तक पाई जाएगी, है ना? क्योंकि 6 महीने बाद क्या होगा? क्योंकि रोटेशन की बात हुई है, रिवोल्यूशन की बात नहीं हुई है। रिवोल्यूशन तो चल रहा है। ठीक। कि जहां पर यानी दिन है, जैसे हम है सामने, तो हमको देखे क्या इस तरह से ऐसे देखते रहेंगे आप ये। लेकिन क्या हो, 6 महीने बाद हम घूम करके कहाँ चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे, तो हमारा क्या बैक वाला पोर्शन आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा? जहां पे दिन होगा वो दिन ही रहेगा 6 महीने तक, और जहां पे रात है वो रात ही रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर प्रकृति ऐसा अगर बनाई होती
हाँ, प्रकृति अगर ऐसा बनाया होता तब क्या हुआ होता कि अगर जहाँ पे दिन है तो दिन ही और जहाँ पे रात है रात ही होता। अच्छा होता कि खराब होता? जीवन संभव नहीं होता। जीवन संभव नहीं, संभव तो होता है, हाँ, संभव तो होता है ना, लेकिन जो इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है सब चीजें, ये सब परिवर्तन नहीं होता। ये मतलब क्या है कि परिवर्तन भी कहीं ना कहीं यानी जरूरी होता है जीवन में, ये चीजें, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसे रोटेशन डे से एक चीज हम लोग सोच सीखते हैं कि अगर इंसान के अंदर सुख है तो सुख हमेशा होना ठीक नहीं है ना। सुख का एहसास तभी होता है जब हमारे पास दुख होता है। तो इसलिए किसी एक की इच्छा करना ये क्या है, ये पूरी कल्पना होती है। ये इंसान अगर कहे कि भगवान मुझे बस पैसा ही पैसा दे दे, धन दौलत ही धन दौलत दे दे, गरीबी ना दे हम लोगों को, तो मतलब क्या है कि उस धन दौलत का कोई मायने नहीं होगा ये। तो इसलिए जो समझदार लोग होते हैं दोनों पहलुओं को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं लोग, ठीक। कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग संपन्नता की स्थिति में रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि विपन्नता की स्थिति में भी रहेंगे ये। और इसको क्या करना चाहिए, हम लोगों को एडॉप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यानी क्या है, मिलन है तो जुदाई है, तो मिलना बिछड़ना ये प्रकृति का नियम है। जो जिसने जितना पाया है वो उतना वो खोएगा, ये तो श्योर है। जो जितना ज्यादा पाएगा उतना ज्यादा खोएगा, जो जितना कम पाएगा उतना ही कम खोएगा, ये भी बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। तो लियोन फैकल्ट यही चीज यहाँ पे समझाते हैं ये कि अपने द अर्थ रोटेशन डे, इन्होंने क्या बनाया था, अपना एक लैब बनाया था और वहां पर एक गेंद थी, गेंद को ऐसे ही ऊपर यानी लटका दिया था वो, और उसी पेंडुलम के द्वारा, इसी को कहा जाता है फैकल्ट पेंडुलम कहा जाता है। और कहा जाता है भी कि भारत के या विश्व के कहीं पर भी वैज्ञानिक संग्रहालय में जाएंगे तो फैकल्ट पेंडुलम को आप वहां पे देख सकते हैं। वो इतना ज्यादा ये था ये, ठीक। तो हाल ही के दिनों में देखिए जो परिचर्चा हुई है कि कोविड के समय की बात थी, 2022 21-22 के आसपास, कि पृथ्वी क्या कर रही थी, अपने अर्थ एक्सिस पर तेजी से यानी मूव कर रही थी, तेजी से मूव कर रहे थे। अभी तक देखिए हम लोग क्या मानते थे कि 24 आवर इतना ये समय लग रहा है, या इसको अगर सेकंड के आधार पे देखा जाए तो कितना सेकंड हो सकता है, निकाल सकते हैं हम लोग। एक घंटे में 3600 सेकंड, और 3600 को 24 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 86, 8 लाख कितना आ रहा था ये कैलकुलेशन करने में, 46, 8,64,600, यही आ रहा था क्या, देखिए 8,64,600, 86,000, हाँ 86,400, 86,400, यानी इतने सेकंड में क्या कर रहा है, एक रोटेशन यानी पूरा ये कंप्लीट कर जा रहा है। अब यही चीज बताया कि अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर तेजी से मूवमेंट कर दे, जिस गति से घूम रहा है तेजी से मूवमेंट कर दे, तब क्या होगा। अगर तेजी से मूवमेंट कर दे तब क्या होगा, दिन छोटा होगा कि बड़ा होगा। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे तेजी से मूव कर दे तब क्या होगा, दिन छोटा होगा कि बड़ा, दिन रात जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा। तो मतलब क्या होगा, जो 24 घंटे की अवधि थी उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपने रोटेशन पर यानी जल्दी से घूमना कर दे तो क्या होगा, 86,400 जो सेकंड लग रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ये भी हाल ही की घटना थी, इस तरह से ऐसा ये हो रहा है ये, ठीक। तो अब इसे बात आई कि कितना यानी कमी होगा, तो उसमें जो बताया गया था 0.5 मिलीमीटर सेकंड का, 0.5 मिलीमीटर सेकंड, इतना क्या हो जाएगा, हमारा दिन छोटा हो जाएगा। हालांकि जब रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे हम लोग तो पूरा डिटेल पढ़ेंगे
कि अगर पृथ्वी की गति के घूर्णन गति को उसके यानी वर्तमान की गति की आधी कर दिया जाए तो दिन की अवधि क्या होगा, उसका दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे हल्का सा, चूंकि इनका जन्म था ठीक 8 जनवरी, तो हल्का सा हम लोग चर्चा कर लिए हैं इस पे। अभी देखिए एक और है इसी पे करंट की जो घटना आई है कि चाइना का आया है, इसी पे एक रिपोर्ट आया है कि चाइना में जो एक बांध बनाया गया है, 3 गॉर्जेस बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 3 गॉर्जेस बांध। अब एक इंपॉर्टेंट ये आ गया, क्योंकि देखिए नासा तक के वैज्ञानिकों को खबर हो गई है इसके बारे में। इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा है ये। अब थोड़ा सा ये बांध के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ने का आपका अध्ययन का विषय बन गया भी है ना। इसका मास इतना ज्यादा है ये, तो इससे क्या उन्होंने बताया कि इससे क्या होगा, पृथ्वी की जो गति है वो धीमी हो रही है ना, मास होने के। और कितना हो रहा है, 0.06 के आसपास, यानी ये हिसाब से इतनी ये कमी आ रही है। अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, 0.06 देख लीजिए इसको, 0.06 सेकेंड। ये क्या कर रहा है कि पृथ्वी की गति को धीमा कर रहा है। ये भी बिल्कुल करंट का अनुरूप है। तो देखिए 2 चीजें यहाँ पे खबर में आई थी यहाँ पे कि 2 साल पहले, हाँ घूर्णन गति की बात है, 2 साल पहले की बात थी कि वहां पर 0.5 मिलीमीटर सेकेंड की बात आ रही थी, यानी फिर तेज हो रही थी। अब इससे देखिए क्या हो रहा है, 3 गॉर्जेस जो गॉर्जेस बांध है, कहाँ पे, किस नदी पे है, मिला, कौन सी नदी, यांगत्से। किस तरफ है ये कुछ लोकेशन, ये सर इधर की तरफ है, पूरब संघाई के पास। तो यांगत्से नदी संघाई के पास में है, वहीं पर ये बनाया गया है। ये तो बिल्कुल एक करंट का है कि इस बांध की वजह से क्या हो रहा है, नासा के वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पना की है, ऐसा ही माना है कि 0.0 सेकेंड यानी पृथ्वी का रोटेशन क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 2 चीज को ध्यान में करंट में रखना है ये। अब आते हैं अपने हम लोग मूल टॉपिक पे आते हैं कि अभी तक जो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अक्षांश रेखाओं की परिभाषा के बारे में पढ़ा। इसको नोट कर लिए थे कि नहीं, पॉइंट पे इसको नोट कर लीजिएगा इतना। हाँ देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि पुनर्लोकन कर लेते हैं कि अक्षांश रेखा की परिभाषा है ना। अक्षांश रेखा क्या होता है, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, उसकी परिभाषा, लैटिट्यूड लाइन की परिभाषा हम लोग देखा था। तो जनरली परिभाषा ये बताया गया था, पूरब से पश्चिम खींची गई रेखाओं को कहा जाता है, या भूमध्य रेखा के जो समानांतर होती है उसको कहा गया था। लेकिन भूगोल में उसकी देखिए परिभाषा क्या बताया गया था कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है, इस तरह से देखिए ये हो गया पृथ्वी की परिधि, भूमध्य रेखीय परिधि, और इसी में एक हो गया आपका कि ये डायमीटर हो गया ध्रुवीय, और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल डायमीटर, जहां पे ये पॉइंट ये कट कर रहा है, ये क्या होगा, पृथ्वी का केंद्र हो गया, अक्ष बिंदु। और मान लीजिए किसी भी यमोत्तर रेखा से कोई अगर एंगल बनाते हैं, है ना, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है इस पॉइंट पे, और अब ये हो कि अगर उसको पता लगाना है कि मैं किस अक्षांश बिंदु पर हूँ, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक पिन लेंगे और पिन इसको बिल्कुल कहाँ ले जाएंगे, सीधे सेंटर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ही मिला देंगे। अब जितने डिग्री का ये कोण बनाया जाएगा सेंटर से यहाँ पे, ये तो जितना ज्यादा, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का कोण बना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस बिंदु पर खड़ा है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर ये खड़ा है। और इस प्रकार क्या होगा कि इस तरह से ऐसे ये लाइन खींच देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा। तो ये यानी हम लोग इसकी देखा था कि मानचित्र पर यानी ग्लोब पर कैसे ये रेखाएं खींची गई हैं। तो इसी नियम के द्वारा ये खींची जाती है कि किसी भी यमोत्तर रेखा से
कोई भी अगर यहाँ पे पोजीशन ले और वहाँ से कोई पिन चुभे, जितने डिग्री का कोण बनता है उतने डिग्री की वो क्या हो जाएगी, वो अक्षांश रेखा मिल जाती थी ये। और किसी भी अक्षांश रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सूत्र का प्रयोग किया था 2 पाई r इंटू कॉस थीटा। इस सूत्र का ये प्रयोग किया था ये। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगा 6370 और कॉस 30 क्या हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होता है 2√3। हाँ 2/√3 22/7 और कॉस 30 का 2/√3 ये हो जाता है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी लंबाई आपको मिल जाती है। √3 की वैल्यू की अगर बात आए तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से डिवाइड कर देते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732 और फिर आपका ये कैलकुलेशन हो जाता है। इसकी लंबाई हम लोगों को पता चल जाती है। ठीक, फिर इसी में बताया गया था कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी बताई गई थी। 1-1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांश थे, तो उत्तर क्या थे आपके 181 अक्षांश थे। इनमें से 2 अक्षांश ऐसे थे जो कि जिनकी वैल्यू 0 थी और उन्हीं को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कुल यानी रेखाएं मिल जाती हैं अक्षांश रेखा। वो कितना हो जाता है 179 हम लोगों के पास अक्षांश रेखा हो जाते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं में से सबसे लॉन्गेस्ट अक्षांश रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा होती है। ये कौन सी होती है, भूमध्य रेखा सबसे लंबी होती है। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो सब क्या होती है आपके वृत्त का निर्माण करती है। जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं सब क्या बनाती है, एक वृत्त बनाती है, एक सर्किल बनाती है। इसीलिए भूमध्य रेखा को कहा जाता है ग्रेट सर्किल कहा जाता है। इसको ग्रेट सर्किल यानी बृहद वृत्त के नाम से इसको जाना जाता है, यानी सबसे बड़ा वृत्त आपका यही बनता है ये। ठीक, फिर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की बात की थी कि मान लीजिए कि आपका 1 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 2 डिग्री नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में कुल कितनी दूरी होगी, तो उत्तर क्या आया था आपका 111.13 किलोमीटर। कैसे निकाला गया था ये भी हम लोगों ने सीख लिया था कि जो पृथ्वी का यमोत्तर रेखा है, यमोत्तर रेखा की लंबाई कितनी होती है 20,004 किलोमीटर होती है और इसी को हम लोगों ने 180 भागों में डिवाइड किया गया था। 180 से भाग करेंगे तो उत्तर आपका ये मिल जाता है 111.13 किलोमीटर मिल जाता है ये। ठीक, तो ये सारी इसकी विशेषताओं से रिलेटेड हम लोगों ने इस पर भी चर्चा कर लिया था। इसके बाद ये भी देखिए पढ़ा गया था कि कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना था। एक इसी में जिक्र हुआ था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात आई थी। किसकी आई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो देखिए जैसे कोई हमारा एक मानचित्र है इस प्रकार ऐसे विश्व का, और एक महाद्वीप है जो कि इन तीनों रेखाओं से होकर के गुजरता है ऐसे। इस प्रकार देखिए एक हम लोग ऐसे आउटलाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं। देखिए मानचित्र कैसा बनना वो ज्यादा मायने नहीं है, ज्यादा मायने क्या है उस रेखाओं को ध्यान में रखना है कि किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजर रही है। ठीक, तो कौन कौन से देश से जहां से गुजर रही थी, तो एक देखिए आपका महाद्वीप की बात करें तो एक देखिए आपका है कहां से, नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है। कहां से गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है। दूसरा है आपका देखिए कहां से गुजर रही है, आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है ये रेखा।
और तीसरा आपका कौन सा, आपका एशिया से गुजर रही है। 3 यानी महाद्वीप से होकर के रेखा गुजरती है। फिर बात आती है देशों की, बात आती है सर कौन कौन से देश है जहां से गुजरती है। तो अमेरिका की बात करें, यहां से 2 देश मिल गए थे आपको, एक था आपका मैक्सिको था आपका, और दूसरा आपका था बहामास द्वीप समूह, बहामास द्वीप समूह था। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में देखिए क्या रहा था आपका कि एक था आपका पश्चिमी सहारा से गुजर रही थी, दूसरा था आपका मारिटानिया से गुजर रही थी, उसके बाद आपका था माली, फिर उसके बाद अल्जीरिया, और फिर इसके बाद आपका है लीबिया, और लास्ट में आपका था मिस्र। तो ये देखिए आपका एक हो जाता है पश्चिम से पूरब का क्रम मिल जाता है हम लोगों को, है इन्हीं देशों से होकर के गुजर रहे थे। इसी को एक ट्रिक के द्वारा भी याद किया गया था कि मिस्र की एक बिटिया है और वो क्या करती है, माली का काम करती है। माली क्या करता है, उसका टांग तोड़ देता है, टंगड़िया तोड़ देता है, और फिर वो लकड़ी का सहारा लेकर के फिर जाती है फूलों को तोड़ती है। तो मिस्र से यानी मिस्रा जी यानी मिस्र हो गया। बिटिया थी लीबिया, नाम क्या था रिया। अल्जीरिया क्या काम करती थी, माली का टांगिया तोड़ दिया गया तो मारिटानिया, और फिर लकड़ी के सहारे से गई क्या हुआ, वेस्टर्न सहारा। ठीक, तो ये तो आपको याद हो जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते थे ये। फिर इसके बाद आ जाता है एशिया, कि एशिया के कौन कौन से देश हैं। तो इसी में एक आपका पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश आता है, उसका नाम है सऊदी अरब, सऊदी अरब। उसके बाद दूसरा है आपका यूएई, उसके बाद ओमान, फिर उसके बाद भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार, और फिर उसके बाद चीन, और फिर आपका ताइवान, और एक और आपका बन गया यहाँ पे वियतनाम। इतने देशों से होकर के गुजरती है। ठीक, इसकी विशेषता हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्या होता है, क्यों ये पढ़ना चाहिए। तो पता चलता है कि जिन जिन महाद्वीपों से गुजरती है रेखा, उन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में तो आर्द्रता होती है, लेकिन पश्चिमी भाग में क्या होगी, शुष्कता होती है। या ये कह सकते हैं जो पूर्वी भाग होती है वहाँ पे आर्द्र होने की वजह से वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, अच्छी मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ पे जनसंख्या पाया जाएगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, वहाँ पे उद्योगों का विकास होता है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या यानी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये सारी विशेषताएं यानी देखने को मिली। और वहीं पर पश्चिमी भाग में देखिए क्या इसका जस्ट उल्टा नजर आता है कि पश्चिमी भाग में क्या होगा आपका, कि पश्चिम भाग में आपके मरुस्थल पाए जाएंगे, और मरुस्थल पाए जाएंगे तो परिणाम क्या होगा वहाँ पे कि मिट्टी अच्छी नहीं होगी, और जब मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो जनसंख्या नहीं पाई जाएगी, परिवहन अच्छा नहीं होगा, उद्योग धंधे उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। हालांकि धीरे धीरे क्या उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, क्योंकि खनिज संसाधन से के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र क्या होगा, काफ़ी संपन्न होते हैं ये। ठीक, तो ये सारी विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिली थी। या ये भी कह सकते हैं कि पूर्वी भाग में एक तरफ से सामान्य जनसंख्या रहती है, लेकिन इन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या होगा, जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी चीज यहाँ पे नजर आई थी। फिर इसी के साथ साथ दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ट्रॉपिक ऑफ है कैप्रिकॉर्न। अब बात आ जाता है मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो उत्तर देखिए क्या निकलेगा आपका, एक हो जाएगा साउथ अमेरिका, दूसरा क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर बात आती है कि साउथ अमेरिका का कौन कौन सा देश है जहां से गुजर रही थी। साउथ अमेरिका का कौन कौन सा देश है जहां से गुजर रहे थे। तो सबसे पश्चिम से देखिए लोग चलते हैं, तो पश्चिम में आपका क्या है, चिली आपका है। चिली की राजधानी सैंटियागो। उसके बाद दूसरा देश क्या आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। और तीसरा आपका कौन सा आ जाता है, पराग्वे। और चौथा क्या हो जाएगा आपका ब्राजील। ये 4 देश हैं जहां से गुजर रही थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अफ्रीका में आ जाते हैं। तो अफ्रीका में देखिए ये कौन सा देश है यहाँ पे, नामीबिया।
उसके बाद क्या आ जाता है आपका बोत्सवाना, फिर क्या आ जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका, फिर क्या आ जाता है उसके बाद आपका मोजाम्बिक, और फिर आ जाता है मेडागास्कर। तो 5 देश यानी यहाँ पे आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप के आ जाते हैं। एक है नामीबिया, दूसरा है आपका बोत्सवाना, तीसरा है जो आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा है आपका मोजाम्बिक है, और लास्ट में आपका है मेडागास्कर। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन है खूब आए हुए हैं, जैसे नामीबिया, नामीबिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो नामीब मरुस्थल पाया जाता है। बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पर्वत पाया जाता है? ड्रैकन वर्ग पर्वत। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापुतो। ठीक। मेडागास्कर, मेडागास्कर है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछे गए इस पे आए हुए हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये लगता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद हो जाता है ये। उतना ज्यादा कोई टफ भी नहीं है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका जाता है, जो कि आपका द्वीप के रूप में, देश के रूप में भी है, महादेश के रूप में भी जाना जाता है ये। ठीक। तो इस प्रकार आपका ये भी आपको लर्न हो जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कहाँ कहाँ से गुजर रही थी। फिर इसके बाद एक आपका आ जाता है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन आ जाती है। अब बात आती है इक्वेटर लाइन सर किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो उत्तर देखिए क्या होगा, एक तो आ जाएगा आपका साउथ अमेरिका से होकर के गुजर रही है, दूसरा आपका है अफ्रीका, और तीसरा क्या आपका एशिया से होकर के गुजरती है। और यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से वो देश हैं जहां से गुजर रही है। तो पहला देखिए आपका है साउथ अमेरिका की बात करें, कौन कौन से देश आ जाते हैं, तो सबसे पश्चिम में देखिए आपका आ जाता है इक्वाडोर, है ना, क्या नाम आएगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी इक्वाडोर क्यूटो, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है जो कि। फिर इसके बाद आपका कोलंबिया, कोलंबिया जो प्रेजेंट टाइम में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ये अपने कॉफी को लेकर के उत्पादकता में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। मैकडोनाल्ड नदी घाटी, जहाँ पे नए नए क्या हो रहा है, कॉफी के बागान लगाए हैं, और उस नए नए कॉफी के बागान को क्या नाम दिया जाता है? फिंका कहा जाता है। ठीक। इसके बाद आपका है विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला देश है ब्राजील आपका है। ठीक। 3 देश से होकर के ये गुजर रही है। फिर आ जाते हैं हम लोग कि अफ्रीका के कौन कौन से देश से गुजर रही है ना। तो अफ्रीका में देखिए आपका आ जाएगा, तो पश्चिम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, गैबोन। क्या नाम उसका? गैबोन। बैगन की सब्जी बनाते हैं, जब भी बैगन आया था बैगन, गैबोन, बैगन, ऐसे इस तरह से याद आएगा कंफ्यूजन, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा गैबोन बैगन से। फिर एक देश है जो कि वहां के नदी के नाम पे रख दिया गया है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो। तो कांगो से आपका 2 देश हो जाता है, एक है आपका कांगो और दूसरा क्या हो जाएगा? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। उसके बाद है युगांडा, फिर उसके बाद है केन्या, और केन्या के बाद है सोमालिया। और इसके बाद आपका है एशिया की तरफ चले तो मेडागास्कर वाला है, सुमात्रा वाला जो है, और बोर्नियो वाला जो द्वीप आ जाता है ये आपका जाता है। ठीक है ना। तो इतना चीज देखिए आने, कल हम लोग इसको पूरा डिटेल पढ़ लिए थे। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं इसी में एक आपका जो टॉपिक है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन और मानव के जनजीवन पे पड़ने वाला प्रभाव। ठीक। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग इसी को। क्या चीज? ये 5 रेखाएं बताई थी मैं। अच्छा 5 रेखाएं। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। देखिए 2 रेखाएं और है आपकी, ठीक है ना। एक रेखा आपकी आर्कटिक रेखा है, एक क्या है आपकी? आर्कटिक रेखा। तो आर्कटिक रेखा की बात करें हम लोग, तो आर्कटिक रेखा इस तरह से ऐसे गुजर रही है।
ये इस तरह से ऐसे पास करती है ये, ठीक। तो नाम देखिए इसका आर्कटिक क्यों पड़ा, क्योंकि इसी एरिया में देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर है, उसका नाम है आर्कटिक। तो आर्कटिक महासागर के मैक्सिमम भाग से होकर के गुजरती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, आर्कटिक रेखा पड़ गया है। क्या नाम पड़ेगा इसका, आर्कटिक रेखा। अब बात आती है किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए एक क्षेत्र मिल जाता है ये वाला पोर्शन, जो कि रशिया यूएसए का भाग है। ये यूएसए का कौन सा भाग है, अलास्का, है ना। तो एक क्षेत्र आ जाता है आपका अलास्का से गुजरती है ये, अलास्का। दूसरा है देखिए उत्तरी कनाडा से होकर के गुजर रही है। दूसरा क्या आपका, उत्तरी कनाडा से होकर गुजरती है। तीसरा क्षेत्र आपका देखिए ये आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। चौथा देखिए आपका जाता है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और फिर आपका यह है रूस का साइबेरिया क्षेत्र। रूस का क्या है, साइबेरिया क्षेत्र। यहां पे देखिए क्या होगा कि सूर्य की किरणें हैं तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने की वजह से इन क्षेत्रों में जनजातियां ज्यादा रहती हैं। यहाँ पे क्या रहती है, इसके आसपास जनजातियां ज्यादा रहती है। एक जनजाति तो ऐसी है जो कि बर्फ का घर बना के रहती है, उसका नाम क्या है, इग्लू है आपका है। लैप्स नाम की जनजाति है जो कि नॉर्वे के क्षेत्र में पाई जाती है, तो वहां पर ये पाई जाती है। साइबेरिया में है, इसी तरह से है, वो भी आपके जनजातियों से रिलेटेड है, ठीक। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र मिलेगा ये सब क्या होगा, जनजातियों से भरा क्षेत्र मिलेगा। इसके अलावा और देखा जाए कि यहाँ पर क्या होगा कि जो लकड़ी है वो पाई जाती है, और लकड़ी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, जो नरम लकड़ी होती है, नरम लकड़ी पाई जाती है। और ये जो नरम लकड़ी होती है ये सब क्या, यहाँ पे सोफा इंडस्ट्री, कागज के उद्योग काफी ज्यादा डेवलप किए जाते हैं इससे। यहाँ से क्या है कि वनस्पतियां जो पाई जा रही हैं इसका यानी काफी ज्यादा प्रयोग किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक। और फिर एक रेखा और है आपका अंटार्कटिक, आर्कटिक का जस्ट उल्टा हो जाता है, उसका नाम क्या है, अंटार्कटिक। ये आर्कटिक वाला जो है ऊपर वाला, ये एशिया और यूरोप दोनों से गुजरेगा ना। हाँ है तो सही है आपका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप, 3 महाद्वीप से गुजर रही है, ठीक। और फिर देखिए लास्ट लाइन आ जाती है आपकी अंटार्कटिका आ जाती है। अंटार्कटिका कहां से पास करेगी, तो अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। ये कहां से गुजरती है, अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, ठीक। तो इतनी ये 5 लाइनों से कोरिलेट है ये टोटल, इसी को यानी पूरा आगे चल करके हम लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके अक्षांश रेखा के सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं अक्षांश रेखाओं से कोरिलेट करके पूछे जाते हैं, ठीक। आगे जो हम लोगों को पढ़ना है इसी में कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है, मानव के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी को हम लोग हेडिंग डालते हैं, सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण व दक्षिणायन। ग्लोब पे देखा जाए तो 5 रेखाओं को हम लोगों ने डिटेल देखा कि कौन कौन सी 5 रेखाएं हैं और जिनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना जरूरी है। जैसे एक रेखा था आपका ये भूमध्य रेखा, दूसरा है आपका ये कर्क रेखा, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है आपका आर्कटिक वृत्त, और 5वां आपका अंटार्कटिक वृत्त। यानी यही 5 रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल यानी इसका पूरा अध्ययन किया। जब देखिए कर्क रेखा की बात आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें साल में एक बार जरूर चमकती है वो, और वो कौन सी तिथि है, तो उत्तर क्या होगा आपका
21 जून को यानी यहां पर जरूर चमकती है। 21 जून के बाद जैसे ही मध्य रात्रि होगा तो सूर्य की किरणें क्या होगा, इस रेखा से हट करके थोड़ा नीचे आ जाती है। या ये कह सकते हैं जून के बाद जब जुलाई का महीना आता है तो जुलाई में सूर्य की किरणें कहां पर आ जाएगी, कुछ इस प्रकार आ जाएगी। जुलाई के बाद जब अगस्त का महीना आता है तो यहां पे हो जाएगा। अगस्त के बाद जब सितंबर का महीना आएगा तो भूमध्य रेखा पर आ जाती है, और सितंबर का वो डेट कौन सा है, 23 सितंबर। और इसी प्रकार है सितंबर के बाद जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर में कहा जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में यहां पे आएगा। फिर नवंबर में आपका और दिसंबर में आज आपका जाएगा 22 दिसंबर। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं वो किस प्रकार जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर उन्मुख हो रही है। एक होता है यानी सूर्य से दक्षिण के यानी पे उन्मुख होना, उन्मुख होना मतलब झुकाव इसका किधर रहेगा कि दक्षिण की ओर रहता है। तो इसे कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन कहा जाता है। इसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कब से कब तक सूर्य का दक्षिणायन रहता है, तो उत्तर क्या होगा आपका 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य का दक्षिणायन होगा। अब बात आती है इसका प्रभाव या महत्व क्या होता है, क्यों इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो पता चलता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भारत में देखिए क्या हो रहा है कि 21 जून को इंडिया की बात करें हम लोग कि 21 जून को क्या हो रहा है, लॉन्गेस्ट डे होता है। लॉन्गेस्ट डे, दिन की अवधि क्या होती है, सबसे लंबी हो रही है, और रातें क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है। क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती है, यानी दिन रात क्या हो जाती है, सबसे छोटी होती है। किस तिथि को होती है ये, 21 जून को होती है। कब होती है ये आपकी 21 जून को होता है। और जैसे आपका देखिए 22 जून आएगा तो 22 जून में क्या होगा, दिन की अवधि हल्का सा कम होगा और रात की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और ये प्रक्रिया कुल यानी कब तक चलती है, ये 6 महीने तक चलती है। कब तक होगी, 6 महीने तक चलेगी। सितंबर के महीने में देखिए क्या होगा कि दिन और रात बराबर हो जाते हैं। फिर इसके बाद 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर में क्या हो जा रहा है आपका, ये रातें बड़ी हो जाएंगी। हाँ, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे हो जाता है। हाँ, ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया तक आने में कुल कितने महीने लगते हैं, 6 महीने का समय लगता है। ठीक, और ये 6 महीने जो होता है ये क्या होता है कि मनुष्य के रहन सहन को प्रभावित करेगा, उसके बोलचाल आचरण को प्रभावित करता है, उसके धार्मिक जो कार्य होते हैं उसके क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, उसके कल्चर को प्रभावित करता है, उसके पहनावे को प्रभावित करता है। और इतना ही नहीं, जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर की प्रक्रिया में भी देखिए परिवर्तन आना शुरू होता है। परिवहन हर चीज में क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये सब परिवर्तन होना शुरू होता है। और इसीलिए क्या हो जाता है, इसका अध्ययन करना हम लोगों को जरूरी हो जाता है कि जब तक दिन और रात बराबर रहते हैं तब तक हम लोग क्या करते हैं कि हल्के कपड़े पहनते हैं हम लोग।
लेकिन जब देखते हैं धीरे धीरे कि रातें अब छोटी हो रही हैं और दिन आपके रातें बढ़ रही हैं और दिन छोटे हो रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ हल्के कपड़े को परिवर्तन करते हैं। जैसे बरसात में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब ठंडी लगने लगते हैं बरसात में ही, सितंबर के महीने में तब या अक्टूबर के महीने में, तब क्या होता है कि हम लोग यानी फुल टी शर्ट यानी पहन लेते हैं वहां पे वो, या कभी कभी हल्का फुल्का सेकाई भी करते हैं, ऐसा होता है ये, ठीक। और दिसंबर के महीने में क्या होगा कि हम लोग गर्म कपड़े यानी निकाल लेते हैं ये। तो मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का यानी क्या हुआ कि आपका पहनावा है वो प्रभावित हो रहा है, यहाँ तक कि खान पान की जो आदतें होंगी वो भी आपकी प्रभावित होंगी। कि इधर आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप गर्म चीजों को लाइक नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कोल्ड चीज को यानी है ना, फ्रिज का निकला हुआ फटाफट यानी खाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्रिज यानी बिल्कुल कहेंगे फ्रिज, अच्छा उसको थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद यानी गर्म करके खाते हैं। तो ये भी चीजें आपकी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पूजा वूजा पाठ है ये भी देखिए प्रभावित हो जाता है। कि इधर देखिए यहाँ पे जून के महीने में क्या हो रहा है कि सुबह जल्दी ही यानी सब लोग यानी चले जाते हैं मंदिर दर्शन करने, 5 ही बजे यानी भोर में निकल जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, वही प्रक्रिया 7-8 बजे शुरू होगा, 7 बजे 8 बजे शुरू होता है। क्योंकि पता चलता है 5 बजे क्या है आपका, बिल्कुल अंधेरा यानी कोहरा छाया हुआ है। तो धार्मिक क्रियाकलाप भी देखिए क्या हो रहा है आपका, धीमा होगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि गर्मी का जब मौसम होता है, मनुष्य का जो आवाज होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, स्वर तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि मनुष्य का स्वर क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। होता है कि नहीं कि ठंडी के मौसम में धीमे बोलते हैं, कहते हैं कि धीमा बोलो ताकि एनर्जी ज्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पे धीमा, लेकिन है क्या चीज, यहाँ पर तेज बोलने के बावजूद भी वो आवाज ज्यादा सुनाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर धीमा बोलने के बावजूद वो तेज सुनाई देती है। क्यों, ऐसा है कि नहीं? जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए कि रेलवे की सीटी तो वही होती है, उसमें तो तेज और धीमा नहीं होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में आपको सुनाई नहीं देती है, लेकिन ठंडी के मौसम में आपको सुनाई देती है। उसके पीछे क्या रीजन है, तो वायुमंडल की सघनता। कि गर्मियों में वायुमंडल की सघनता क्या हो जाती है, यानी दूर दूर हो जाते हैं कण, तो आवाज होते काफी दूर तक ऊपर चली जाती है, इसी वजह से हमारे श्रोता के पास नहीं आ पा जाती है। ठंडी में क्या हो जाता है, सघनता आ जाती है वायुमंडल में, टकरा करके यानी फिर लौट आती है जल्दी, और लौट आती है तो यानी दूर तक ये सुनाई दे जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है, ठंडियों में सीटी विस्तार हो जाती है ना। तो ये चीजें कारण, इसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसका प्रैक्टिकल आना हम लोग अनुभव ले लेते हैं। कि फसलों पर भी देखिए इसका प्रभाव पड़ रहा भी है। कि जून के महीने में वो सारी फसलें बोई जाएंगी जिनको उगने के लिए, अंकुरण के लिए यानी उमस की आवश्यकता होती है। जिनको अंकुरण के लिए क्या होना चाहिए, उमस चाहिए। उमस मतलब क्या होगा, वहां पे ज्यादा गर्मी होना चाहिए और ज्यादा जल भी होना चाहिए, उसी को कहते हैं उमस। और जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, ध्यान रखिए, जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है वैसे वैसे क्या होगा, फिर फसलों का ग्रोथ बढ़ता है। तो देखिए यहां से क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है आपका कि टेम्परेचर अधिक, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ऐसे ऐसे आ रहे हैं आगे की तरफ, टेम्परेचर में क्या हो रहा है, आपकी गिरावट आती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो उसका परिणाम क्या होगा, जैसे पैडी के लिए सबसे बढ़िया ये सीजन होता है, क्योंकि उगते समय, अंकुरण के समय उसका तापमान ज्यादा होना चाहिए, जब वो ग्रोथ कर रही हो तब वहां का होना चाहिए तापमान धीरे धीरे कम होना चाहिए। और कटाई के समय, पैडी यही धान, और जब कटाई का समय हो तो कटाई के समय में टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी देखिए क्या होगा, एक विशिष्टता पाई जाती है चावल की, जो कहते हैं कि चावल में नमी एब्जॉर्बेशन की क्षमता काफी ज्यादा होती है, नमी को अवशोषित कर लेती है ये, ठीक। और यही कारण है कि चावल को कभी देखिए हम लोग गेहूं को तो इस तरह से बाहर यानी फैलाते हुए नजर आएंगे आप लोग, सुखाते हुए।
चावल को कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि चावल कोई धो करके बाहर फैलाया हो। उसके अंदर ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार हमसे भी ऐसी हो गया था कि खाना बना रहे थे तो गांव से लाए थे चावल वावल, ज़्यादा डाल दिए थे, तो फिर वह कि ज़्यादा हो गया, इसको निकाल लेते हैं। इलाहाबाद आए थे, शुरुआत का समय था, उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था सब चीज़ें, तो निकाल लिए कटोरी में। अब निकाल करके उसको बाहर ऐसे सुखा देते हैं, कल इसको बना लेंगे। और जब उसके बाद दूसरे दिन बना रहे हैं तो बिल्कुल यानी ऐसा बेकार लगा रहा कि खाने लायक ही नहीं रहा। फोन लगाए मम्मी के पास, उनके क्या हुआ, कैसे कैसा चावल दी हो, सब क्या हुआ, ये तो चावल यहाँ भी बनता है। उनका बिल्कुल ऐसा है कि खा नहीं पाओगे, देखते लग रहा है। और वो समझ गई, कह रहे हैं कि हाँ कहीं कैसा लग रहा है। हम कहे बिल्कुल ऐसे लपसी जैसे हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बेकार, यानी भद्दा देखने में लग रहा है। कह रहे कि क्या हुआ था, बाहर फैला विलाए थे क्या उसको। हम कहे हाँ कल ज़्यादा धोल दिए थे, वो उसको गलती से हो गया था, फिर उसको फैला दिए, तभी तो हुआ है इस वजह से। तो वो समझाए कि चावल को कहीं बाहर है फैलाया नहीं जाता। अब देखिए मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं एक ज्ञान मिला ये सब। अब वो अब है फिर जब देखिए, जब भूगोल में जब पढ़ा गया, जब ओझा ओझा सर हम लोगों को पढ़ाए कि धान को यानी कभी सुखाया नहीं जाता, यही कारण है। देखिए क्या हुआ, प्रकृति भी ऐसा करती है कि अक्टूबर में इसको काटा जाता है। अक्टूबर का समय काटा जाता है, जब क्या हो जाता है आपका टेम्परेचर यानी बहुत कम होता है। अगर उसी को देखिए टेम्परेचर ज्यादा में काटेंगे तो जो स्वाद मिलेगा चावल में, वो स्वाद नहीं मिल पाएगा। फिर तो वही आप बनाएंगे तो बनाते समय क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा वो। तो प्रकृति भी देखिए कितना सुंदर ये रचना की है ये, कि मतलब क्या हुआ इससे। देखिए एक चीज और समझ में आया कि सूर्य का जो दक्षिणायन होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये क्या होगा, धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद। तो मतलब क्या हुआ कि इससे एक ये निष्कर्ष हो जाता है कि जहां जहां पे कर्क रेखा होता है, जहां जहां से गुजर रही है कर्क रेखा, उन समय में एक सीजन मिल जाता है। यहां पर क्या होगा, धान की फसल के लिए यानी वो मौसम मिल जाता है। क्यों, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, अक्षांशों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, धान की बुआई और कटाई में भी आपको अंतर दिखाई देगा। क्यों, यही तो आपका कि अगर जून के महीने में यहाँ पे टेम्परेचर, तो जुलाई के महीने में यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना। यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 7 दूनी 14, 7 तियां 21 यानी 16 डिग्री के आसपास, 16 डिग्री अक्षांशों के आसपास जो देश होंगे वो सब क्या होंगे, जुलाई, लास्ट जुलाई तक यानी बुआई करते हैं। तो वहां का देखिए समय और हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो ठंडी है, तो ठंडी क्या होगा, यहाँ की अपेक्षा थोड़ा सा नवंबर के आसपास वहां पे काटा जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि इससे क्या हो रहा है कि यहीं पर हम बैठे बैठे रीटर की भांति पूरा एक अनुभव कर ले रहे हैं कि इस अक्षांश के लोग कहाँ पर कौन सी खेती करते होंगे। और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हमबोल्ट की तरह जब रिसर्च करने जाते हैं, वहां पे पर्यवेक्षण करने जाते हैं, तो पता चलता है हाँ रीटर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। इसलिए क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो ये हो गया देखिए सूर्य का दक्षिणायन। इसी प्रकार है देखिए 22 दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद जैसे आपका 23 दिसंबर आएगा, सूर्य की किरणें क्या होगा, यहां से हट करके इसके ऊपर आएगा, उत्तर की तरफ आएगा। फिर दिसंबर के बाद फिर जनवरी, और फिर क्या हो जाएगा आपका फरवरी, और फिर आपका आ जाएगा मार्च। और मार्च में कौन सा आ जाएगा, 21 मार्च। फिर अप्रैल, मई, और फिर क्या हो जाएगा आपका जून में हो जाएगा, 21 से जून आ जाएगा ये। अब इस प्रक्रिया में देखिए क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणों का उन्मुख किधर होता है, उत्तर की ओर होता है। किधर होता है आपका, उत्तर की ओर होता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण। यहां तक कि देखिए क्या होगा कि आपके स्कूल का टाइम टेबल
आपके कॉलेज का, आपके ऑफिस का, हर चीज़ का टाइम टेबल क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सोचते हैं कि जितने जल्दी यानी सुबह जल्दी बुला लें उतना बढ़िया रहेगा। और जैसे जैसे सूर्य यानी नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे क्या होगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपका लेट होता चला जाता है। यानी यहाँ सोचते हैं 6 बजे ही बुला ले तो बढ़िया है, जल्दी से यानी पढ़ करके चलें, अपना आराम करेंगे घर पे, अपना सही से वहाँ से पढ़ेंगे। फिर जब सूर्य की किरणें और इधर आती है तो टाइम टेबल आपका है 7 बजे हो जाता है, जब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 8 बजे आ जाता है, जब यहाँ आ जाती है तो 9 बजे हो जाता है, जब यहाँ पे आ जाती है तो 10 बजे। अब ये प्रेजेंट टाइम हो गया है 10 बजे। तो मतलब क्या है कि हर चीज, आचार विचार व्यवहार, उसके कल्चर, हर चीज क्या हो रहा है, सूर्य के दक्षिणायन के अकॉर्डिंग यानी चल रहा है ये। तो सूर्य का उत्तरायण, अब सूर्य के उत्तरायण में देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग, दिन की अवधि क्या हो रही, सबसे लंबी हो रही है, और सॉरी छोटी, दिन क्या हो रही सबसे छोटी, और रात क्या हो जाती है लंबी। रातें लंबी। और जैसे ही आपका देखिए 23 दिसंबर आता है, दिन की अवधि हल्का सा क्या हो जाएगा, कम होगा वो, और रात हल्की सी बढ़ जाती है। और ये प्रक्रिया है पूरे कितने महीने चलेगी आपकी, 6 महीने तक चलती है। यानी 6 महीने तक क्या होगा कि धीरे धीरे भारत में दिन क्या होगा, अवधि बढ़ने लगती है, और रात की अवधि क्या हो जाती है, छोटी होने लगती है ये। और इसी प्रक्रिया के अनुसार हमारा जो गेहूं का सीजन होता है देखिए वो निर्धारित हो जाता है आपका ये, कि गेहूं को ले देखिए क्या होगा, बुआई के समय क्या होगा कि उसका अंकुरण तभी होगा जब टेम्परेचर क्या होगा आपका, कम होता है। जब तापमान कम होगा तभी यानी गेहूं का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। या आलू को ले लिया जाए, आलू के साथ भी यही है आपका ये, कि आलू भी यानी उसी समय देखिए उसको कहीं मिट्टी उट्टी में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर ऐसे खुला रहता है, थोड़ी सी नमी क्या पाले तुरंत क्या हो जाए, अंकुरित हो जाता था। तो ये सारी प्रक्रिया देखिए इससे निकल जा रही है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें अंकुरण होना शुरू हुआ आपका ये। और जैसे जैसे सूर्य का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे क्या होगा, उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। मतलब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पैडी के साथ दूसरा, और यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, दूसरा। इस प्रक्रिया में देखिए क्या हो रहा था कि टेम्परेचर हल्का हल्का डिक्रीज होना, लेकिन वर्षा क्या हो जाना, बढ़ना, इसके लिए लाभप्रद था ये। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे यानी क्या हो रहा है, बढ़ना, और हल्की हल्की वर्षा, ज्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, फुहार टाइप की। तो इसीलिए कहा जाता है कि हल्की फुल्की सिंचाई भी कर देनी चाहिए उसकी। और वहीं पर देखिए क्या है कि जो प्रकृति के द्वारा जो वर्षा होती है जिसे पछुआ विक्षोभ कहते हैं, और पछुआ विक्षोभ क्या हो जाएगा, इसके लिए काफी बढ़िया कारगर हो जाता है ये। अब जब गेहूं की देखिए कटाई की बात आती है तो वहां पे देखिए मार्च अप्रैल है ना, मार्च के लास्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी कटाई की बात आती है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है वहां पे अपने बढ़ना शुरू हो जाता, काफी ज्यादा हो जाती है वो। क्यों हो जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है कि गेहूं को पकने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, उसको अधिक टेम्परेचर चाहिए, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी फास्ट यानी तेजी से पकना शुरू हो जाए। यही कारण है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गेहूं जो बुआई करते हैं आलू की फसल के बाद कर देते हैं, जल्दी से होते हैं, आलू भी बोते हैं, जनवरी में बोते हैं वो, लेकिन जब जनवरी में बोते हैं तो क्या होगा, उनकी उत्पादकता में कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है, क्योंकि उसको जो पकने के लिए एक चाहिए, मैच्योर होने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए, वो नहीं मिल पाता है परिपक्व। क्योंकि क्या होता है मार्च के महीने में टेम्परेचर बढ़ जाता है और जल्दी से क्या हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। तो एक मैच्योर टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड यानी उसको मिले पूरा ग्रोथ होने के लिए। जब ग्रोथ नहीं हो पाता है तो परिणाम क्या होगा, वो आपका उत्पादकता उसकी कम हो जाती है। अब इसी को देखिए ह्यूमन साइको पे ले लीजिए,
जैसे देखिए हमारे यहाँ शादी विवाह रिवाज की बात आए, बच्चों की शादियां विवाह है अर्ली एज में कर देना, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका ग्रोथ पीरियड होता है। और उसी दौरान अगर शादी विवाह हो जाता है और माताएं होता है, माँ बहनें क्या अगर माएँ बन जाई, तो परिणाम क्या होगा, जो बच्चे का डेवलप होना चाहिए समय वो यानी नहीं हो पाता था। यही कारण है कि सन 1901, 1911, 1921 ये एक ऐसा समय था जहां पर क्या था कि प्रसव के दौरान बहुत सारी माताओं की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि बॉडी जो उनका है पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता था और प्रसव पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हमारे पास चिकित्सा का भी अभाव था। ये सब चीज़ें यानी वहाँ पर ऐसी समस्याएं देखने को मिली। फिर वहीं पे देखिए, और जब ये ज़्यादा समस्या हो गई तो वहाँ पे फिर आपका आया शारदा एक्ट आया था 1929। तो हर चीज़ के पीछे देखिए रीजन है ये कि अवलोकन करिए 1901, 1911, 1921 का वो दौर याद करिए दशक, कि जहां पे क्या था कि डेथ रेट काफी ज्यादा हुआ करता था। तो उसके पीछे रीजन यही था कि 8 साल 9 साल पे शादी कर देना, 12-13 साल पर यानी बिल्कुल माँ बन जाना, मैच्योरिटी बिल्कुल हुई नहीं। तो क्या होगा, बच्चे का बर्थ सही से नहीं हुआ, हार्मोन्स का यानी प्रोड्यूस यानी सही से नहीं हुआ। तो पता चला कि जो इसका बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाया, प्रसव पीड़ा को माताएं सहन नहीं कर पाई या बच्चा नहीं झेल पाया, उसके बाद माता का और बच्चों का दोनों का मृत्यु हो जाना। तो वहीं पे हम लोगों ने लाया फिर शारदा एक्ट लाया था। और शारदा एक्ट में क्या किया गया था, विवाह की उम्र को कितना गया, 14 वर्ष किया गया था कि 14 वर्ष से अगर कम किसी का यानी विवाह अगर माना जाता है तो उसको गैर कानूनी दिया गया है। ठीक, लेकिन फिर इसका देखिए परिणाम क्या हो रहा है कि चलिए ठीक है शारदा एक्ट है ना, कि प्रसव पीड़ा पे तो हम लोगों ने क्या प्रसव मृत्यु के दौरान यानी कमी तो ले आए, लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि 1951, 1961, 1971 का दौर देखिए, इतना तेजी से प्रोड्यूस हुआ कि पूछिए मत। मतलब क्या है कि अर्ली एज में अगर शादी कर दिया जाता है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उत्पादन अनियंत्रित, और उन बच्चों में क्या होगा, सामाजिक चेतना का अभाव होता है। इस वजह से क्या जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ जाती थी, और जब बढ़ जाती थी तो परिणाम क्या हो जाता था कि एक हमारे लिए समस्या 1971 का वो दौर देखिए, सबसे ज्यादा वृद्धि आपके। फिर हम लोगों ने क्या किया कि शारदा एक्ट में पुनः संशोधन किया, और जब संशोधन किया तो वहां पे फिर एज को फिर लेकर के आपको बढ़ा दिया गया 18 से 14 से कितना कर दिया, 18। और वहां पे हुआ कि अब हम लोगों ने जो क्या है कि प्रसव पीड़ा में अब बिल्कुल प्रसव की मृत्यु के दौरान बिल्कुल यानी आपकी मृत्यु यानी दर बिल्कुल यानी शून्य के आधार पर बहुत ही कम हो गई। वो ये हुआ कि लोगों की चेतना आएगी, चेतना होकर के यानी जनसंख्या क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन क्या आधार इतना ज्यादा यानी ग्रोथ कर दिया गया था, आज भी यानी किया जाए तो क्या विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि न्यू पॉपुलेशन नीति के अनुसार कि अब इसको यानी बढ़ाने की बात की गई, अब 18 से कितना कर दिया गया है, 21 कर दिया गया। और इसी से रिलेटेड आपका देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जनसंख्या के उत्पादन है, जनसंख्या के प्रोडक्टिविटी के लिए कौन सी एज सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। तो 21, 22, 24 आपका क्या होगा, सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है ये। तो इसमें हुआ कि जितना थोड़ा सा लेट होगी शादी तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम होगी। तो ये देखिए प्रोडक्टिविटी कहाँ से आया, ये सब फसलों से ही कहीं ना कहीं आपका आया है सारा चीज। कि पहले ये ज्यादा प्रोडक्टिविटी सब चीजें हम लोग फसलों में लेते थे, इसी को जनसंख्या जनानिकी में हम लोगों ने प्रयोग कर दिया। तो ये हुआ कि देखिए कि गेहूं जो होता है तो गेहूं के लिए क्या होगा, टाइम पीरियड होना चाहिए 4 यानी महीने का कम से कम रहे, फिर वो चीजें कि उसको ग्रोथ होने का भी एक मिनिमम टेम्परेचर हो, और फिर क्या होगा उसका कि उसको पकने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए वो, और तब जाकर उसका यानी बढ़िया से होता है। तो वहां पे क्या होगा, गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए क्या हो रहा है, सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन कि पूरा का पूरा देखा जाए कि मानव भूगोल है आपका इसी प्रक्रिया पर ही आधारित है। मतलब क्या है कि जैसे देखिए उद्योगों का स्थानांतरण की बात करें, यहाँ पे देखिए कॉटन उद्योग, जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होता जाएगा कॉटन उद्योग क्या होगा आपका, धीरे धीरे साउथ की तरफ जाएगा। क्यों?
यही तो होगा आपका, धीरे धीरे क्या होगा, साउथ की तरफ होगा ये। और वूलन इंडस्ट्री क्या हो जाएगा आपका, हाँ, कि नॉर्थ की तरफ आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया, या अपने आसपास देखिएगा जो रजाई रजाई बनाते होंगे उनके जीवन काल को देखिएगा तो वो क्या होगा, इसी का अनुसरण कहीं ना कहीं करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसी से रिलेटेड गन्ने का रिलेटेड देखिएगा कि जब 22 दिसंबर आता है, जब टेम्परेचर यानी सबसे कम होता है, तो वहां पर भारत में लोगों में क्या किया है, गन्ने की कटाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी समय देखिए खूब कटाई चल रही है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि गन्ने की कटाई के समय यानी क्या होना चाहिए, कम तापमान होना चाहिए। जितना कम तापमान होगा यानी वो क्या होगा कि उतने समय तक उसको यानी सही मायने में उसको बना करके रखा जा सकता है। मतलब क्या होगा कि उसका शर्करा जो होगा वाष्पीकृत होने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ज़्यादा तापमान होने पे वाष्पीकरण ज़्यादा सूख जाता है जैसे गन्ना। तो यही कारण है कि दिसंबर जनवरी में ये सब गन्ने की कटाई है। गन्ने तो वही आपका जून उनके महीने रहता है, हाँ अप्रैल मार्च में जून में उसी समय हो जाता है। तो ये तो सर एक वर्षीय फसलें रहती है ना? हाँ, ये पूरा लगभग पूरा एक वर्षीय ले लेता है, पूरा एक वार्षिक ले लेता है। ये महीने में कटाई, 6 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं कटाई होती है, एक साल में एक बार केवल होती है। यानी बुआई के समय में अधिक तापमान और कटाई के समय में कम तापमान। एक वर्ष से ज्यादा हो जाता होगा मतलब 2 बार, मतलब एक बार लगा दीजिए तो 2 बार। हाँ, जैसे फसलों को यानी 2-3 बार यानी खरीद किया जाता है, लेकिन उत्पादकता में कमी आती है फिर। ठीक, जैसे कहवा की है, कहवा में क्या एक बार पेड़ लगा दीजिए 10 साल 15 साल तक करिए, लेकिन एक देश है जो कि हमेशा लगा रहा है 2-2 3-3 साल पे, तो एक की उत्पादकता बढ़ जाती है। जैसे ब्राजील है, ब्राजील में कहवा की उत्पादकता में कमी आई है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे जो पेड़ के बागान है बहुत पुराने हो गए हैं। मैकडोनाल्ड जो घाटी है कोलंबिया, वो क्या कर रहा है कि नए नए पेड़ लगा दिया है, उसकी उत्पादकता बढ़ गई है। इसी तरह से गन्ने के साथ है, ऐसे लोग जो एक बार बुआई करते हैं 2-3-4 बार उसकी कटाई करते हैं, वहां पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जो क्या होगा कि प्रति वर्ष उसकी बुआई कर रहे हैं, वहां की उस उत्पादकता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाती है। गन्ने को तक काट लो तो बढ़ना कम होता है। नहीं, जैसे गन्ने की एक बार कटाई कर दिया गया और फिर इसको सिंचाई कर देते हैं, फिर वो पनपने लगता है वो। लेकिन जो पहली बार का जो गन्ना होता है उसका जस्ट क्या हो जाएगा आपका, वो 70% केवल उत्पादन करेगा। 30 इसमें किसी को वो नहीं कर पाते हैं सर, ये व्यापारीकरण गाड़ा जाता है तो जुताई करने के बाद कैसे फिर होने लगता है। तो सर्कल ही नहीं समझ आया, गन्ने वाला इधर देखिए, मैंने आज तक देखा ही नहीं है सर। जाता है सर। कल भाई ऐसा है, कल को गन्ना खिलाइए पहले ला करके। अच्छा, गन्ने का खेत नहीं देखा है, प्रोसेस नहीं समझ में आता। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, देखिए देखिए 21 जून से 22 दिसंबर तक, 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य की किरणों का उन्मुख, सूर्य की किरणों का उन्मुख दक्षिण की ओर होता है, दक्षिण की ओर होता है, जिसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, जिसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। जब तक सूर्य का दक्षिणायन रहता है, जब तक सूर्य का दक्षिणायन रहता है, भारत में
भारत में प्रतिदिन दिन की अवधि कम होती जाती है तथा रात की अवधि बढ़ती जाती है। रात की अवधि बढ़ती जाती है, जिसका प्रभाव मनुष्य के खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, धार्मिक क्रियाकलाप, कृषि, उद्योग तथा परिवहन पर पड़ता है। इसीलिए इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो ज्यादा नहीं, इसको बस संक्षेप में कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा का पूरा मानव भूगोल का नींव रखा गया। ये अति आवश्यक है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य 22 दिसंबर से 21 जून के मध्य सूर्य की किरणों का उन्मुख है। उन्मुख उत्तर की ओर रहता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। जब तक सूर्य का उत्तरायण रहता है, तब तक भारत में दिन की अवधि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है तथा रात की अवधि कम होने लगती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार गेहूं की फसल को समझा जा सकता है। जिसे अंकुरित होने के लिए दिन छोटा तथा रातें लंबी होनी चाहिए।
जैसे 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 दिन की अवधि बढ़ती जाती है, वैसे 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 गेहूं की भी वृद्धि होती जाती है। वृद्धि होती जाती है। होती जाती है। अब इसी में एक चीज और आता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक ना। कि कैसे, यानी वो कौन सा प्रक्रिया है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो वहां पर क्या होगा, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होता है। तो वहां पे देखिए निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि जब तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में चमकेगी, तब तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब तक सूर्य की लंबवत किरणें 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध में रहती हैं, तब तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तो इसी को एक फिगर के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से इसको भी, कि जैसे ये भूमध्य रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा। तो अभी देखिए हम लोगों ने सीखा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें 21 मार्च को जरूर चमकती हैं, और जैसे ही 21 मार्च के बाद 22 मार्च आएगा तो सूर्य की किरणें किस गोलार्ध में जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि इस फिगर के द्वारा यही हम लोगों ने समझा है ना कि 22 मार्च होगा तो सूर्य की किरणें कहाँ जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में आपका हो जाएगा। या ये कह सकते हैं मार्च के बाद जब अप्रैल का महीना आता है यहाँ पे, फिर मई का जो महीना होगा सूर्य की किरणें यहाँ पे आ जाएगी, और जून में आपका 21 जून में सूर्य की किरणें यहाँ पे। मतलब क्या होगा कि 3 महीने तक सूर्य की किरणों का देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो उन्मुख होगा वो उत्तर की ओर होता है। ये तो निष्कर्ष में है, 3 महीने तक क्या होगा कि सूर्य की किरणों का जो उन्मुख होगा, झुकाव होगा, वो किधर होगा, उत्तर की ओर रहता है। और फिर 21 जून के बाद जुलाई का महीना, और फिर आपका अगस्त, और फिर आपका जाता है 23 सितंबर, और फिर 3 महीने तक क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में ही सूर्य की किरणों का उन्मुख किधर रहेगा, आपका दक्षिण की ओर होता है। या ये कह सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि कब से कब तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में चमक रही हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका 21 मार्च से 23 सितंबर। ये तो आपका 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें कहाँ चमकती हैं, उत्तरी गोलार्ध में चमकती हैं। और यही बताया गया है कि जब तक सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में रहेगी, तब तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात होगा। इसी का दूसरा ले लें हम लोग कि सितंबर के बाद, जैसे ही यानी मध्य सितंबर के बाद 23 के बाद 24 सितंबर आएगा तो सूर्य की किरणें कहाँ जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है। तो 23 के बाद सितंबर यहाँ, फिर सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, और फिर आपका नवंबर, और फिर आपका दिसंबर आ गया आपका 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए क्या होगा, 3 महीने तक सूर्य की किरणों का उन्मुख किधर रहेगा, दक्षिण की ओर रहता है। 3 महीने तक सूर्य की किरणों का उन्मुख किधर रहेगा, दक्षिण की ओर रहेगा।
और 22 दिसंबर के बाद ही जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, और 3 महीने तक क्या होगा, सूर्य की किरणों का उन्मुख क्या होगा आपका, उत्तर की ओर रहेगा। लेकिन सूर्य किस गोलार्ध में रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि 6 महीने तक सूर्य की किरणें कहां पे चमक रही है, दक्षिणी गोलार्ध में चमक रही है। कौन सी तिथि है वो आपका, 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। यही हुआ आपका कि मतलब सॉरी 21 मार्च, 21 मार्च, यानी 6 महीने तक क्या हुआ कि सूर्य की किरणें कहां चमक रही है, दक्षिणी गोलार्ध में। जब तक सूर्य की किरणें 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा आपका, 6 महीने तक दिन होगा, और उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने की रात होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग कि सूर्य यानी 6 महीने तक ध्रुवों पर दिन और 6 महीने की ध्रुवों पे रात। रामायण में देखिए कल्पना जो आपकी आई थी, वो महाकुंभ की बात है, सॉरी कुंभकर्ण की जो बात करते हैं हम लोग, कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, वो कहीं ना कहीं इसी ध्रुवों से कोरिलेटेड था आपका ये। ठीक है, अगर वो बात करें कि जहां पर ये इसी का कहीं ना कहीं परिणाम था वो सारा चीज, है ना। क्या हुआ ध्रुव पे रहता था क्या? अब देखिए जो बात आई है वो सब चीजें, हालांकि तो कोई ऐसा तो इंसान नहीं 6 महीने तक लगातार सो सकता है, पहली बात तो। कुछ चीजें अगर देखा जाए तो क्या एक कोरी कल्पना सी लगती है वो सब चीजें। क्या ऐसा पॉसिबल है, आपको लगता है कि कोई इंसान है 6 महीने तक लगातार सो सकता है? कोई नहीं सोच सकता है। खुद सोचिए पहले। तो कुछ चीजें हैं, है ना, कि लगता है कि वो पूरी कल्पना से बनाई गई है सब चीजें। जैसे जैविक रूप में देखा जाए तो पॉसिबल है, बहुत सी चीजें 6-6 महीने तक सोए रहते हैं, अगर जैविक रूप से, साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो। हाँ, इसको पानी करवा देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखिए आपका ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात की बात की गई है। ठीक, अब यही नहीं, यहां से देखा जाए एक चीज और है, जो हम लोग राशियों की बात करते हैं, राशियां भी यहीं से आपका कोरिलेटेड है आपका। राशियों की बात करें वो भी देखिए आपका, वो भी यहीं से कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है। जैसे पहली राशि कौन सी मानी जाती है, मेष। तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमक रही है 21 मार्च, वहीं से आपका मेष का शुरू हो जाता है आपका। मेष के बाद क्या आता है, मेष के बाद है कौन सी राशि आती है? नहीं, धनु तो आपका नवंबर में जाएगा, धनु आपका नवंबर में जाता है। आपका अच्छा पता है मेष? हाँ, मेष से तो शुरू होता है, यहीं से भूमध्य रेखा से आपका शुरू है। क्या है, वृश्चिक है क्या शायद? वृश्चिक है। तो मध्य मार्च से लेकर के मध्य अप्रैल का आपका आता है मेष चला जाता है ये। ठीक, और उसके बाद देखिए मध्य अप्रैल से मध्य मई तक आपका है शायद वृश्चिक है क्या शायद? वृश्चिक है आपका, वृश्चिक। ठीक, और उसके बाद वृश्चिक के बाद फिर आपका आ जाता है मिथुन आ जाता है। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर चमक रही है तब आपका कर्क राशि आ जा रहा है। तो राशियों का नामकरण कहीं और नहीं आया है, क्या है आपका ये 12 महीने, और इसी 12 महीने में क्या हो रहा, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, उसी के अनुसार आपका राशियों का अनुकरण चलता रहता है। यहाँ पे देखिए आपका ये कर्क राशि आ जाता है ये। ठीक, और फिर इसके बाद जुलाई का महीना जब आता है उसके कर्क के बाद कौन सा है, सिंह राशि, और सिंह के बाद अगस्त है कन्या, कन्या के बाद तुला, सितंबर में आपका तुला राशि, और अक्टूबर में फिर आपका जाता है वृश्चिक, नवंबर में आपका धेनु, और फिर आपका मकर राशि, और फिर आपका जनवरी कुंभ राशि,
और फरवरी फिर आपका आ जाता है मीन राशि। तो इस तरह से राशियों का नामकरण भी यहीं से हुआ है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है, उसका यानी रे का जो प्रभाव पड़ना, ये सारा चीज़। और इसी से रिलेटेड देखिए आपका जो ये जो सब राशियाँ सब देखते हैं ये सब चीज़ें, तो उसी से रिलेटेड आपका इसमें भी एक आपका अलग से पढ़ाई होता है। तो यहीं से आपका ये निकला, हाँ उसी से आपका नामकरण किया जाता है। हाँ पूरा इसमें क्लास चलता है, पूरा PhD चलती है इस पर बाकायदा। तो अब ये तो है कि हल्का फुल्का देखे ज्योग्राफी सीखते सीखते आप लोग इतना जान जाएंगे कि जो आपका हाथ देखने वाला जो है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, इतना तो पता चल जाएगा। उससे बस सीधे ये पता करना कि अच्छा ये बताइए कितने दिन में उसका रोटेशन करता है, रिवोल्यूशन कितना होता है, चंद्रमा का क्या होता है, उसी में उलझ जाएगा वो। कहेंगे जब तुम्हें यही नहीं पता है तो कैसे तुम राशियों को बता रहे हो। कम से कम अगर राशियां बता रहे तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए, रोटेशन रिवोल्यूशन मतलब क्या है। ये आपका देखिए एक एक चीज का फल की बात बता रहा है कि मतलब क्या हुआ कि एक तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मकर रेखा से लेकर के कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच की कुल दूरी कितनी है, समझ में आ रहा ना। और फिर ये जो दूरी है आपका 180 दिन में कन्वर्ट हो रही है, या ये कह सकते हैं ये जो दूरी आपका है 24 से जब मल्टीप्लाई करें इतने आवर में हो रहा है, या ये कह सकते हैं जब इसको 3600 से गुणा करेंगे तब इतने सेकंड में हो रहा है। अब बच्चे का जन्म है कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पे हुआ है, और वहां पे कौन सी रे है उसमें आपकी प्रभावित हो रही है, उसे रे के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र है आपके उस समय उसकी छाया पड़ रही है, तब जाकर के एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो इतना कैलकुलेशन कौन करता है बताइए, कोई करता है? मैथमेटिशियन का इतना बड़ा विद्वान हो फटाफट कैलकुलेशन कर ले वो, तब जाकर के वो कर सकता है वो। तो जो लोग जानते हैं जिनको पता है वो बहुत अच्छे लोग भी हैं, कुछ बता देते हैं वो, लेकिन उनका मैथमेटिक्स बहुत तेज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन फास्ट है, तुरंत फटाफट कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ कहते हैं कि पंडित जी 21 रुपया ले लो, हमारा जन्म पत्री बता जाओ। तो पंडित जी क्या करेंगे 21 रुपए में, कितना इतना बताइए, इतना एकदम पता चला पंडित जी इतनी पढ़ाई करने में पता चला कि लाखों रुपए लगा दिए, तो 21 रुपए कैसे जन्म पत्री बताएंगे। तो अपना वही परंपरागत रूप में पत्रिका खोलते जो बनी बनाई होती है, चाहे देखना है चाहे ना, उसी में से अपना बता दिए सब चीजें। लेकिन जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो करते हैं वो क्या है, लाखों रुपए तक लेते हैं जन्म पत्री बनाने के सब, और देते भी हैं लोग बनाने के, ऐसी बात नहीं है, और बिल्कुल सही भी होता है उनका। फिर जो तरह तरह के जो होता है ना ये पत्थर जो पहने जाते हैं वो उसी के अनुसार वो बताया भी जाता है सब चीजें। क्या कहा जाता है धनी है ज्यादा धनवान क्यों बनता है, और गरीब क्यों ज्यादा हो जाता है, उसके पीछे रीजन यही होता है क्योंकि जन्म पत्री बनाने में वो अपना लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, एक एक यानी पत्थर यानी बनाने में वो कम से कम हजारों लाखों रुपए वो खर्च कर देते हैं। तो जब देखे कोई भी जो रे होती है जो नकारात्मक होती है तो पता चल जाता है कि हाँ इस समय आपके ऊपर यानी नकारात्मक आने वाला है, तो उस नकारात्मक रे की किरणों को कैसे आप बचे, तो आपके माइंड और साइको पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो क्या करती है रे को आपको क्या है एब्जॉर्व कर लेती है वो, तो उसका आपके माइंड मस्तिष्क का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा पाता है। लेकिन वो क्या है वो तभी हो पाएगा जब उसको पता हो सही से क्लियर। लोग क्या करते हैं कि सभी उंगलियों में पहने रहते हैं, कहते हैं कि चलो जो भी आएगा, लेकिन इसी में क्या कभी कभी ना पॉजिटिव रे भी तो आती है, कोई रे आती जो हमको उत्साहित करती है, तो पता चला जो पॉजिटिव आ रही है वो भी उसी में गड़बड़ हो जा रही है। तो एक कहावत है सावन हरा ना भादो सूखा वाली कहावत हो गई है कि चलो एक सा रहते हैं, ना ज्यादा दुख ना ज्यादा सुख, उसी अवस्था में पड़े रहते हैं सब चीजें। ठीक, चलिए एक पॉइंट इसको नोट कर लेते हैं, ठीक लिखिएगा। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात। देखिएगा 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें
उत्तरी गोलार्ध में चमकती है। सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में चमकती हैं। जिसके परिणामतः उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन, 6 महीने का दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। छह महीने की रातें होती हैं। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चमकती है। जिसके परिणामतः दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। राशियों का नामकरण तथा उसका प्रभाव में भी इसकी विशेष भूमिका होती है। राशियों के नामकरण तथा उसके प्रभाव में इसकी विशेष भूमिका होती है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इसका विषय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। उदाहरण जब सूर्य की लंबवत किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर चमकती है तो उसे मेष राशि कहा जाता है। उसके बाद क्रमशः वृषभ, मिथुन, कर्क राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि आती है। कर्क राशि आती है।
21 जून के पश्चात सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर उन्मुख होती हैं, जिससे क्रमशः सिंह राशि, सिंह, कन्या तथा तुला राशि, सिंह, कन्या तथा तुला राशियां आती हैं। सिंह, कन्या तथा तुला राशियां आती हैं। वहीं जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, तब क्रमशः वृश्चिक, धेनु, मकर, तो क्रमशः वृश्चिक, धेनु, मकर, कुंभ तथा मीन, कुंभ तथा मीन राशियां आती आती